Our next topic is formation of pollen grain. Before I start the topic, I welcome you on my YouTube channel. I am Siddharth Bhatia. Okay, so moving ahead in pollen grains, हमें आज ये सीखना है कि पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट कैसे होता है. ठीक है, ये हमारा पोलन ग्रेन से हमें एक सेल मिलती है. पोलन ग्रेन से हमें एक डिप्लॉइड सेल मिलती है जिसका नाम है माइक्रोस्पोर मदर सेल. पोलन ग्रेन से हमने एक माइक्रोस्पोर मदर सेल जिसको हम एमएमसी भी बोलते हैं वो हमने ली, जो कि है डिप्लॉइड. अब इसमें होगा मियोटिक डिवीजन. इस एमएमसी में होगा क्या होगा, इसमें मियोटिक डिवीजन, इससे टेट्राड बनेगा. इस एमएमसी से टेट्राड बनेगा. अब मैं आपको चार तरह के टेट्राड बताने वाला हूं. एक टेट्राड तो ये देखिए आप, टेट्राड मतलब 4 सेल स्ट्रक्चर. ओके, 1 2 3, ये तो 3 है, चौथा कहां है, फोर्थ इसके पीछे. गॉट इट. 1 2 3, फोर्थ वन इज बिहाइंड इट. टेट्राड इस तरीके से भी बन सकता है. अगर ये वाला टेट्राड है तो हम इसे बोलेंगे टेट्राहेड्रल टेट्राड. क्या बोलेंगे हम फर्स्ट वाली स्ट्रक्चर को, इस फर्स्ट वाली स्ट्रक्चर को बोलेंगे हम टेट्राहेड्रल स्टार्च. इस सेकंड वाली स्ट्रक्चर को देखिए आप, चारों के चारों सेम है, 1 2 3 4, इसे हम बोलेंगे आइसोबाइलेटरल टेट्राड. आइसोबाइलेटरल टेट्राड हम इसे बोलेंगे. इसको देखिए चारों के चारों एक लाइन में, इस टेट्राड को देखिए चारों के चारों एक लाइन में, इसे बोलेंगे लीनियर टेट्राड. और इस टेट्राड को देखिए दो तो एक साथ हैं और दो नीचे हैं, इसे हम बोलते हैं एफ शेप्ड और डेक्यूसेट टाइप टेट्राड. तो टोटल हमारे पास 4 स्ट्रक्चर है, 1 2 3 4. बट हमको कौन सी चाहिए वो मैं आपको बताता हूं. हमें चाहिए फर्स्ट वाली जो कि मोस्ट कॉमन है एंजियोस्पर्म के अंदर. कौन सी स्ट्रक्चर है, टेट्राहेड्रल टेट्राड, जो कि मोस्ट कॉमन है एंजियोस्पर्म में. गॉट इट. अभी चारों के चारों अलग हो जाएंगे, माइक्रोस्पोर बनेंगे. एक्चुअली जो पोलन ग्रेन होता है वो माइक्रोस्पोर ही होता है. जो पोलन ग्रेन होता है वो माइक्रोस्पोर ही होता है. अभी और ये सारी की सारी हैप्लॉइड है. ये सारे के सारे कैसे हैं, ये हैप्लॉइड हैं. ये सारे के सारे कैसे हैं, हैप्लॉइड हैं. बट हमें लेना कौन सा टेट्राड है, ये टेट्राहेड्रल टेट्राड लेना है, जो कि मोस्ट कॉमन है एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट में. अब इन टेट्राड से चारों के चारों सेल्स क्या हो गए, अलग हो गए, जो कि हैप्लॉइड थी. इनमें होगा माइटोटिक डिवीजन. क्या होगा इनमें, माइटोटिक डिवीजन. अब हम पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर पे आ गए. अब हम किसकी स्ट्रक्चर पे आ गए, पोलन ग्रेन. मैंने बताया कि पोलन ग्रेन एक्चुअली कौन है, माइक्रोस्पोर है. पोलन ग्रेन एक्चुअली क्या है, माइक्रोस्पोर है. बस चेन सिर्फ इतना है कि पोलन ग्रेन में 2 लेयर्स और पाई जाती है. बस चेन सिर्फ इतना है कि इन माइक्रोस्पोर के ऊपर अगर 2 लेयर और आ जाए, वो कौन सी है वो मैं बताता हूं. ये माइक्रोस्पोर आपका, इसके बाहर एक लेयर है, इसके बाहर एक लेयर है रेड कलर की मैंने बनाई हुई, इसे बोलते हैं इंटाइन. ये सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है. ये सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है. इंटाइन के बाहर एक और लेयर है जिसे हम बोलते हैं एक्साइन. इंटाइन के बाहर एक और लेयर है जिसे हम बोलते हैं एक्साइन. और ये बनी होती है स्पोरोपोलिनिन की. ये बनी होती है, ध्यान रखना, एक्साइन की जो लेयर है वो बनी होती है स्पोरोपोलिनिन की. और स्पोरोपोलिनिन एक हार्डेस्ट रेजिस्टेंट मटेरियल होता है. स्पोरोपोलिनिन एक हार्डेस्ट रेजिस्टेंट मटेरियल होता है और ये बनता है टेपेटम सेल से. स्पोरोपोलिनिन टेपेटल सेल से बनता है. ध्यान रखना, स्पोरोपोलिनिन बनाता है एक्साइन की वॉल को. अगर कोई खा भी जाए तो इसके ऊपर कोई असर नहीं होता इस पोलन ग्रेन के ऊपर. क्यों नहीं होता, क्योंकि हार्डेस्ट रेजिस्टेंट केमिकल है ये स्पोरोपोलिनिन. अगर ये आपके पेट में भी चल जाए, कोई एनिमल भी इस पोलन ग्रेन को खा जाए, तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. क्यों नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि ये स्पोरोपोलिनिन का बना होता है. स्पोरोपोलिनिन जो है हार्डेस्ट रेजिस्टेंस केमिकल सब्सटेंस है. और स्पोरोपोलिनिन कहां से मिलकर बना होता है, टेपेटल सेल. ध्यान रखना, टेपेटल सेल से. ओके, अब जहां पे एक्साइन, ये देखिए, ये आउटर जगह पे, यहाँ पे जहां पे एक्साइंस नहीं है, वहां होता है जर्म पोर. क्या बोलते हैं उसको, उस गेप को बोलते हैं जर्म पोर. पोलन ट्यूब जो है, पोलन ट्यूब यहीं से एंटर करेगी. ठीक है. और अब ये देखिए, अब ये है आपका, ये क्या है आपका, हैप्लॉइड सेल है. इस हैप्लॉइड सेल में एक न्यूक्लियस है. तो सपोज कीजिए कि सबसे पहले एक ही न्यूक्लियस था. तो यहाँ पे 2 प्रोसेस होगी, एक का नाम है कैरियोकाइनेसिस और एक का नाम है साइटोकाइनेसिस. तो एक न्यूक्लियस से बनेंगे 2 न्यूक्लियस. कौन सी प्रोसेस से बनेंगे, कैरियोकाइनेसिस प्रोसेस से बनेंगे. एक न्यूक्लियस से बनेंगे 2 न्यूक्लियस. देखो मैंने 2 न्यूक्लियस बना दी.
एक न्यूक्लियस से बनेंगे 2 न्यूक्लियस, ये मैंने 2 न्यूक्लियस बना दिए हैं। अब साइटोकाइनेसिस होगा, बट साइटोकाइनेसिस जब और कैरियोकाइनेसिस के बाद इसके ऊपर वॉल बन जाएगी। साइटोकाइनेसिस जो होगा वो अनइक्वल होगा, साइटोकाइनेसिस होगा वो अनइक्वल होगा। इस सेल में तो कम साइटोप्लाज्म है, बाहर वाली सेल में ज्यादा साइटोप्लाज्म है। इस अंदर वाली सेल में कम साइटोप्लाज्म है, बाहर वाली सेल में ज्यादा साइटोप्लाज्म है। ये जो छोटी सी जो सेल है इसे हम बोलते हैं जनरेटिव सेल, और ये हमें मेल गैमेट का फॉर्मेशन करके देती है। इस छोटी सी सेल को हम बोलते हैं जनरेटिव सेल, और ये फॉर्म करती है मेल गैमेट। और ये जो बड़ी वाली सेल है जिसमें जो न्यूक्लियस है और ज्यादा साइटोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियस और जो ज्यादा साइटोप्लाज्म है इसे हम बोलते हैं वेजिटेटिव सेल, और इससे बनती है पोलन ट्यूब। इससे बनती है पोलन ट्यूब। तो एंजियोस्पर्म को बोलते हैं टू सेल्ड स्ट्रक्चर। एंजियोस्पर्म को जो 60% एंजियोस्पर्म होते हैं उसमें टू सेल्ड स्ट्रक्चर होती है। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है आपके कि जो मोस्ट ऑफ द 60% जो एंजियोस्पर्म है उसमें टू सेल्ड स्ट्रक्चर। कौन कौन सी टू सेल्ड स्ट्रक्चर है? एक तो ये बड़ी वाली जिसमें साइटोप्लाज्म ज्यादा है और एक न्यूक्लियस है, उसे